हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम जो मैथमेटिकल थर्मोडायनेमिक्स में यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे थे, तो उसमें अपन एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। यूनिट 3 लगभग आपकी कंप्लीट होने वाली है, अभी तक एक दो डेरिवेशन और रहे हैं इसमें। तो आज आपका जो डेरिवेशन रहने वाला है, जिसका नाम है आपके पास वायुदाब समीकरण। वैसे आपने सुना हुआ है वायुदाब किसे कहते हैं, जानते होंगे शायद आप कि वायुदाब किसे कहते हैं। तो वायुदाब यानी बैरोमेट्रिक इक्वेशन अपन को कैसे निकालनी है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को पता हो क्या होना चाहिए कि वायुदाब कहते किसे है, वायुदाब में का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब पता होना चाहिए आपको। उसके बाद अपन ने, यदि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे जो पहले वाली क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको पार्टीशन फंक्शन यानी समवितरण फलन निकालने के बारे में बताया था एक मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए, तो यदि कोई ऐसी आइडियल गैस आ जाए तो उसको जो डेरिवेशन है वो आपको एक बार जरूर देखना है, क्योंकि वो देखोगे तो क्या होगा, ये जल्दी समझ में आ जाएगा। तो करना क्या है इसमें आपको कि जो भी मोनो एटॉमिक आइडियल गैस थी उसका मैंने जिस प्रोसेस से संवितरण फलन निकाला था, जिस प्रोसेस से उसका अपन ने d6d3ni करके उसका रेस्पेक्ट में अवकलन करके वेलोसिटी निकाली थी, उसी टाइप से सेम डेरिवेशन ये होगा बायोमेट्रिक इक्वेशन का, वायुदाब समीकरण का। और ये जो डेरिवेशन है काफ़ी आपके एग्जाम व्यू के हिसाब से काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी काफ़ी बार ये इंपॉर्टेंट माना गया है। ठीक है, तो इसको आपको करना है, देखो रटना कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना है केवल समझना है। समझने में फिक्स एक बार समझोगे, जो पीछे डेरिवेशन पढ़ा है वो यदि समझ में आ गया तो ये आराम से आ जाएगा, क्योंकि ये सेम उसकी 2 कॉपी है, केवल डिफरेंस एक ही है, और वो डिफरेंस क्या है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, वायुदाब समीकरण की। अब आप जानते होंगे कि ये वायुदाब क्या होता है, बताओ वायुदाब क्या होता है। यदि कोई जानता है, यदि किसी ने पर्यावरण पढ़ी है तो बताओ वायुदाब क्या होता है। वायुदाब का मीनिंग क्या होता है, मान लिया कि आपके पास कोई पृथ्वी है, पृथ्वी का क्या ले लिया मैंने, कोई वायुमंडल ले लिया। ठीक है, पृथ्वी का क्या ले लिया मैंने, कोई वायुमंडल ले लिया। अब जैसे इसकी ऊंचाई पर जाते हो, यानी पृथ्वी से जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते हो, तो उसके साथ क्या होगा, ताप व दाब में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ताप व दाब में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो वही परिवर्तन की व्याख्या जो करते हैं वो अपन किससे करते हैं, बायोमेट्रिक इक्वेशन के द्वारा करते हैं। बल्कि अपने पास जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, वायुदाब। तो वायुदाब की बात करेंगे तो ये परिवर्तन किस में बताएगा, केवल दाब में। तो आप कह रहे हो कि ये ताप में, मैं तो बोल रहा हूँ कि ताप में भी परिवर्तन होता है। तो क्या ताप में भी परिवर्तन होता है क्या, बिल्कुल होता है, पर वहाँ पे ताप में परिवर्तन तो होता है, पर यहाँ पर ताप कैलकुलेशन के लिए ताप को क्या मान लिया गया है, यहाँ पे समतापी मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है, समतापी। आप जानते हो कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर बढ़ते जाओगे, यानी आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, पहले यहाँ पे थे, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, तो जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, यानी जैसे जैसे आपकी पृथ्वी के वायुमंडल से डिस्टेंस बढ़ेगी, तो ताप क्या होगा, कम होता जाएगा। वैसे यदि मैं दाब की बात करूं तो दाब में भी क्या होता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहेगा, यानी उसमें का दाब क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस टाइप से अपने पास जो भी इसके रिलेटेड, यानी जो पृथ्वी का वायुमंडल है उससे रिलेटेड जो भी व्याख्या होती है, उसका जो सॉल्यूशन देता है वो कौन देता है, आपका वायुदाब समीकरण देता है, वही वायुदाब कहलाता है। तो अब इसकी पार्टीशन की बात करते हैं। देखो इसमें जो डेरिवेशन है उसकी बात करते हैं, इस डेरिवेशन में होता क्या है। यदि मैं बात करता हूँ, देखो इसके जो पीछे वाला डेरिवेशन था उसमें और इसमें एक ही डिफरेंस है। वहाँ भी मैंने क्या माना था कि कोई भी एक आदर्श मोनोएटॉमिक या आइडियल मोनोएटॉमिक गैस के अणु थे, वो कैसे मूव कर रहे थे, फ्रीली स्वतंत्र या स्थानांतरित गति कर रहे थे। और जब कोई स्थानांतरित गति करता है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी ली जाती है, यानी स्थितिज ऊर्जा ली जाती है, वो कितनी ली जाती है, शून्य। यहाँ आप अच्छे से जानते हो। तो यदि स्थितिज ऊर्जा क्या ली जाती है अपने पास, शून्य ली जाती है। तो उसकी अपन बात करें तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे क्या होती है, शून्य। अब अपने पास यहाँ पे बात करते हैं, वो ये मैं कह रहा हूँ किसमें, 1D मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या ली जाती है, आपकी शून्य। बट मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वायुदाब समीकरण की। तो दोनों में देखो एक ही डिफरेंस आएगा। वहां पर क्या कर रहे थे, स्थितिज ऊर्जा शून्य ले रहे थे। अब स्थितिज ऊर्जा शून्य क्यों ले रहे थे, क्योंकि वहां जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, यानी जी का मान होता है, वो क्या मानते थे अपन, नेगलेक्ट मानते थे, नगण्य मानते थे। जबकि वायुदाब समीकरण में क्या होगा, जी आपको कंसिडर करना है, उसको नेगलेक्ट नहीं मानना है। तो दोनों में बहुत बड़ा एक ये डिफरेंस है कि जो इसके पीछे डेरिवेशन किया था, जो पिछली क्लास में किया था मोनो एटॉमिक आइडियल गैस में, तो उसमें अपन ने क्या किया था कि जो जी लिया था वो क्या माना था, अपन ने नेगलेक्ट माना था, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई थी, 0। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ये जो कैलकुलेशन होगी वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगी। और जब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगी, इसका मतलब जी यहाँ पे 0 नहीं मानना है। तो इसका मतलब आपको ये कंप्लीट डेरिवेशन जी मानते हुए करना है। बाकी इसमें जो भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब कुछ सेम टू सेम डेरिवेशन है जो पीछे वाली क्लास में था। बाकी तो भी मैं आपको एक बार समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसको समझते डेरिवेशन को।
मान लिया मैंने कोई वायु दाब समीकरण है, उसमें मान लिया कि क्या होते हैं, कोई भी एक परमाणु में या एक अणु में या मोनोएटॉमिक आइडियल गैस में क्या करते हैं, स्वतंत्र गति करते हैं। अब यहाँ पे भी मैं ऐसा ही कोई केस कंसिडर कर लेता हूँ कि कोई वायु दाब समीकरण में क्या कोई गैस भरी हुई है, उस गैस में जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। बट इसमें फ्रीली मूव करने पर इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इसमें गुरुत्वीय क्षेत्र या ग्रेविटेशनल फील्ड नगण्य नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान रखना जरूर। नहीं तो यदि ये नगण्य कर लोगे तो ये वापस मोनोएटॉमिक आइडियल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपना वायु दाब नहीं निकलेगा। तो इसकी तरह से अपन क्या निकालते हैं, तो अपन कोई भी पार्टिकल यदि स्थानांतरित गति करता है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है, आप जानते हो कि टोटल पार्टिकल की एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो कितनी होती है, 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी जानते हो आप, mgh। वहाँ पे mgh में g क्या था, नगण्य था, इसकी वजह से वो mgh क्या हो गया था, 0 हो गया था। तो ये वो क्या हो गया था आपका 0। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ अपने पास, अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, वायु दाब समीकरण में I = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो जाएगा आपके पास E = 1/2 mv² प्लस का mgh हो जाएगा। यदि मैं बात करूँ इसकी कि इसमें देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस mgh है, अब देखो ये सेम डेरिवेशन है, E = k प्लस u। क्या है आपके पास, E = k प्लस u। तो ये हो जाएगा आपके पास, k क्या है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, u क्या है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। ये E की क्या होगा अपने पास 1/2 mv²। तो 1/2 मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हो आप, 1/2 mv² से लिखते हो। तो ये मैंने क्या किया, 1/2 mv² से इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी है, किससे, 1/2 mv² से। पोटेंशियल एनर्जी किससे लिखते हो आप, mgh से। तो ये मैंने क्या किया यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिखी है mgh से। अब मैं यदि बात करता हूँ कि इसको जो मैंने टोटल एनर्जी लिखी है वो किसी स्टेट के लिए मानो, ये मान लेता हूँ मैं कोई IV स्टेट के लिए है, तो IV स्टेट के लिए ये क्या आ जाएगा आपके पास, EI आ जाएगा ऐसे का ऐसे। और P यहाँ पे देखो, इसको मैंने P में कैसे कन्वर्ट किया, जब मेरे पास mv²/2 है, इसको मैं यदि m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा m² अपॉन में m। P = mv, तो p² अपॉन में क्या बन जाएगा आपका 2m। तो ये टर्म आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी को यदि आप p²/2m भी लिख सकते हो। तो मैंने ये क्या किया, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, संवेग वाली टर्म में, यानी pi² अपॉन में 2m। I क्यों लगाया, क्योंकि ये अपन किसके लिए लिख रहे हैं, IV स्टेट के लिए। प्लस का क्या हो जाएगा आपका mgh, प्लस का क्या हो जाएगा आपका mgh। तो ये कुछ टर्में हैं जो ध्यान रखना। अब मैं मानता हूं कि कला समष्टि का आयतन, अब मैंने बताया था कि कला समष्टि फेज स्पेस, पहले भी लिया था फेज स्पेस। फेज स्पेस क्या होता है, जिसमें 6 कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 पोजीशन के, 3 मोमेंटम के। क्या मैं मोमेंटम कोऑर्डिनेट को वेलोसिटी कोऑर्डिनेट में बदल सकता हूँ क्या मैं मोमेंटम कोऑर्डिनेट को वेलोसिटी में बदल सकता हूँ क्या, बिल्कुल बदल सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कला समस्थानिक क्या लिखा है, कला समष्टि है, ये समस्थानिक नहीं है, क्या है आपके पास, ये क्या हो जाएगा आपके पास, कला समष्टि का आयतन। तो ये हो जाएगा आपके पास H = dx dy dz और dvx dvy और dvz हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लिया कि कला समष्टि का आयतन, देखो मैं बोला हूँ कि कला समष्टि यानी फेज स्पेस में कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, टोटल 6 कोऑर्डिनेट होते हैं, dx dy dz dvx dvy और dvz, ये 6 कोऑर्डिनेट लगते हैं, ठीक है। यदि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये कला समष्टि का आयतन लेता हूँ, dx dy dz और dvx dvy और dz। अब यहाँ पे क्या मान लिया, पहले मैंने क्या लिया था, dpx dpy dpz लिया था, इस बार मैं क्या ले रहा हूँ dvx। देखो p भी ले लोगे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आपका वही आना है, सेम टू सेम आएगा, शायद तो ट्राई कर लेना, ठीक है। एक मैंने p वाला बता दिया तो एक मैं v वाला भी बता देता हूँ, इससे आपको भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये हो गया आपके पास फेज स्पेस का टर्म हो गई, 6 कोऑर्डिनेट हो गए, 6d होता है, तो dx dy dz dvx dvy और dz। अब मैं क्या मान रहा हूँ, मैंने क्या माना था कि कोई पृथ्वी का वायुमंडल है, ये पृथ्वी का वायुमंडल मान लिया, उससे कोई h ऊंचाई पर, यानी इसकी जो ऊंचाई थी वो किस अकॉर्डिंगली अपने z अक्ष के अनुदिश, तो h = क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर, z होना चाहिए। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि जो इसका आयतन होगा, अब ये मैंने किस अकॉर्डिंग लिया, z अक्ष के अकॉर्डिंग, यानी इसका जो तल होगा वो क्या होगा, 2 अक्ष में होगा, यानी एक, इसको आप ऐसे भी मान सकते हो x और y। तो इसमें ये क्या 3D की बात नहीं हो रही, यानी ये केवल 2 अक्ष में होगा, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन dx और dy किसके इक्वल होगा आपके पास a, यानी जो इसका आयतन होगा इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा, और dx और dy ये आप जानते हो जैसे लाइन इंटीग्रल होता है वो किसके इक्वल होता है। ऐसे ही आपके पास त्रिसमाकलन, वहाँ पे जो पहले डेरिवेशन किया था उसमें क्या लिया था अपने, त्रिसमाकलन लिया था, इंटीग्रेशन 3 बार dx dy और dz लिया था। फिर मैं क्या करता हूँ इसका गणितीय विश्लेषण।
अब देखो ये चीज़ तो अपन ने क्या थी, जो पहले से अपन को ध्यान थी कि क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है और उसका क्या निकलता है, आपका आयतन निकलता है। अब यदि मैं बात करता हूँ किसकी, गणितीय विश्लेषण की। देखो गणितीय विश्लेषण में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि यदि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, सम वितरण फलन क्या होता है आपके पास, E = बीटा माइनस EI। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसी भी पार्टिकल के लिए जो पार्टीशन फंक्शन होता है या सम वितरण फलन होता है वो क्या होता है, Z = सिग्मा E⁻ बीटा EI। EI क्या है, उसकी टोटल एनर्जी है, बीटा क्या है, बीटा = 1/kT है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला, आपको याद होगा। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, देखो सम वितरण फलन की परिभाषा से क्या लिखा, ये फॉर्मूला लिखा, Z = सिग्मा E⁻ बीटा EI। अब आप जानते हो कि जो अपना EI आया वो क्या आया, समीकरण नंबर 1 से ये वाली टर्म आई है PI² 2m प्लस का mgh। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, E⁻ बीटा PI² 2m प्लस का mgh रख दिया। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा E⁻, अब देखो बीटा = क्या होता है आपके पास, KT होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास PI² 2m KT प्लस का mgh KT। और बीटा = आप जानते हो कि ये क्या होता है, आप KT होता है, इसलिए मैंने बीटा की जगह क्या रख दिया, KT। और ये बार माइनस ऐसे का ऐसे, PI² ऐसे का ऐसे 2m KT और mgh KT। तो ये टर्म क्या रहेगी अपनी, सेम टू सेम रहेगी। फिर मैंने क्या किया, अब मैं मानता हूँ कि जो आपके पास जो वायु स्तंभ लिया है, यानी जो पृथ्वी का वायुमंडल है वहां से कोई स्तंभ यानी कोई डिस्टेंस ले रहे हैं अपन, तो वो डिस्टेंस कितने ले रहे हैं, Z अक्ष के अनुदिश ले रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे h होगा, जो mgh में h क्या था, पृथ्वी तल से या पृथ्वी के वायुमंडल से उसकी ऊंचाई तो h होती है, यहाँ पे अपन h की जगह क्या ले रहे हैं, अपन Z ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास h = Z। मैं वैसे आपको थ्योरी में सब कुछ लिखाऊंगा, तो ये हो जाएगा h = Z। अब मैंने क्या किया, देखो Z = ये फलन ऐसे का ऐसे लिख दिया, यानी Z = सिग्मा ऐसे का ऐसे E⁻ PI² 2m KT। तो PI² 2m KT, ये क्या हो गया आपके पास, जो mgh था, h की जगह क्या हो गया Z, तो mgz KT। और ये मैंने h/h क्यों लगाया, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कला समष्टि, यानी जो कला समष्टि का आयतन था फेज स्पेस ऑफ वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस h, तो उसका मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये मैंने क्या किया, h/h कर दिया। तो यानी ये क्या शो करेगा, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, यानी कला समष्टि का आयतन। अब ये देखो ये वाला जो h है, इस h की जगह तो मैंने ये कंप्लीट टर्म लिख दी, जो मैंने टर्म यहाँ पे मानी थी इस h की जगह, ठीक है, कि h अपना पास ये था, तो ये मैंने इस h की जगह तो ये टर्म लिख दी, इस h को मैंने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे बाहर लिख दिया। बाकी ये टर्म आपकी सेम टू सेम लिखी है। यहाँ पे देखो इस E की एक्सपोनेंशियल में था, दो साथ में टर्म थी, यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया। तो जब दोनों को अलग अलग कर दिया तो ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस में होगी, ये माइनस इसके साथ जाएगा और ये माइनस इसके साथ भी जाएगा। अब मैं क्या मानता हूँ, यहाँ पे सिग्मा क्या लग रहा था, सबका ऐड के लिए लग रहा था। यदि मैं सिग्मा की वैल्यू लिखता तो क्या आती, I = 1 से 3 आती, क्योंकि I की वैल्यू कितनी है, PI² कितना होता है, PX² + PY² + PZ² होता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि I की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे 3 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि फलन सतत है तो इसको मैं सिग्मा को समाकलन के रूप से प्रतिस्थापित कर सकता हूँ, पहले भी मैंने यही किया था। तो यहाँ पे देखो टोटल 6 इंटीग्रेशन आएंगे, किसके लिए, फेज स्पेस में कितनी टर्म आ रही है आपके पास, 6 टर्म आ रही है। तो 6 इंटीग्रेशन आते, तो 6 इंटीग्रेशन में देखो 1 2 3 4 5 6 इंटीग्रेशन है। अब जो आपके पास इसका आयतन था, जो अपन ने ये डायग्राम लिया, इसका आयतन कितना था, A = dx dy। तो इसको मैं क्या दो टर्म पहले से अलग ले सकता हूँ, दो इंटीग्रेशन साथ में ले लिया और dx dy अलग ले लिया, क्योंकि ये अपना क्या बन जाएगा, A बन जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, अलग लिख दिया। बाकी जो 4 इंटीग्रेशन थे वो ऐसे के ऐसे कर दिए। अब देखो मैं सभी टर्म को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाली टर्म तो ऐसे की ऐसे लिख दी, तो ऐसे की ऐसे, ये वाली टर्म ऐसे की ऐसे, और जो dx dy बाहर ले लिया था, अपने पास 4 कोऑर्डिनेट और बचे, dvx dvy dvz और dy, ये 4 कोऑर्डिनेट बचे। तो ये मैंने चारों कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब z = क्या हो गया, 1/h, ये कंप्लीट क्या हो गया, ये हो गया dx dy। अब मैं क्या करता हूँ, जो इंटीग्रेशन है, यानी जब संवेग के लिए इंटीग्रेशन यानी कोई लिमिट मानता हूँ, तो वो क्या मानता हूँ, -∞ से +∞, यानी जितनी रेंज होती है अपने पास, पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 0 से -∞ से +∞, यानी कंप्लीट रेंज मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -∞ से +∞, E⁻, इसको मैंने क्या कर दिया, जो PI था वो PI कितनी टर्म में बना हुआ है, यहाँ से देखो 3 टर्म में बना हुआ है, PX², PY², PZ²। तो इसको मैंने तीनों को अलग अलग कर दिया। तो PX² वाली में PY और PZ, यानी जहाँ जहाँ PI था वहाँ PX, यहाँ PY और PZ, और तीनों का कोऑर्डिनेट लिख दिया। ये x के लिए आया तो dvx, ये dvy और ये dvz, और जो ये वाला था mgz/kt, ये किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेगा, z के रेस्पेक्ट में। यहाँ मैंने dy लिख दिया, सॉरी, ये z है, ये क्या है आपका z।
तो ये क्या होगा, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेगा तो ये आएगा e की पावर माइनस एम जी जेड अपॉन में के टी डी जेड। अब ये वाला आपकी टर्म क्या बन गई, a बन गई, तो इसको तो मैं लिख दिया a बाई एच। ये टर्म मैंने ऐसे की ऐसे लिख दी, पर यहाँ पे एक चेंज किया है, जब ये वाला px में है, सॉरी ये वाला vx में है, तो क्या आप इसको भी vx में चेंज करोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन तो vx के रेस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पे vx वाली टर्म तो है नहीं, तो क्या मैं px इज इक्वल टू एम वी लिख सकता हूँ या एम वी एक्स लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर, एम स्क्वायर वी वाई स्क्वायर और एम स्क्वायर वी जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, जो वी यहाँ पे जब वी लिया था तो इसको भी मैंने वी की टर्म में बना दिया। यदि आप यहाँ पे वी एक्स ना लेके पी एक्स पी वाई पी जेड भी ले सकते थे, यहाँ पे क्या ले सकते थे, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो आपको ये एम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे v लिया तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, उसको m के टर्म में मान लिया। अब बीटा गामा फॉर्मूला मैंने बताया था, बीटा गामा फॉर्मूला देखो क्या होता है, एक बार वापस बता देता हूँ कि बीटा गामा फॉर्मूला का सॉल्यूशन कैसे निकलता है। मान लिया कि क्या है, आपके पास कोई इंटीग्रेशन है माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, और x की पावर क्या है आपके पास n है, और e की पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर है। इस टाइप का कोई फॉर्मूला है, यानी इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करोगे आप देखो। ये क्या है, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, x की पावर n, तो इसको मैं लिखूंगा n प्लस 1/2 गामा लिखूंगा, अपॉन में क्या लिखूंगा, एल्फा की पावर n प्लस 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे यदि मैं मानता हूँ n कितना हो गया, 0 होता है, n कितना होता है, 0 होता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो देखो यदि 0 मानता हूँ तो ये 1/2 बचेगा, और गामा 1/2 क्या होता है आप जानते हो, अंडर रूट पाई होता है, मैथमेटिक्स के बीटा गामा फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे। तो 1/2 क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट पाई हो जाएगा, अपॉन में एल्फा है तो ये एक्स स्क्वायर के साथ जो भी बचा हुआ कांस्टेंट है वो सब क्या आ जाएगा इसके नीचे, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी आपके पास 1/2, यानी n प्लस 1/2 वही 1/2 बचेगा। इसमें ध्यान रखना ये गामा नहीं है, इसमें गामा है, ठीक है, ये ध्यान रखना ये गामा है, इसमें गामा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका एल्फा की पावर 1/2। सही है, यही फॉर्मूला अपन ने काम में लिया। देखो यहाँ पे ये क्या किया मैंने, यहाँ पे जो फॉर्मूला था यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं बी एक्स की पावर 0 मान सकता हूँ, e की पावर जो टर्म थी वो मैंने ऐसे की ऐसे लिख दी। अब देखो यहाँ पे क्या 0 प्लस 1/2 क्या आएगा, गामा 1/2, गामा 1/2 लिख दिया। फिर अपने पास जो एल्फा है, यानी देखो यहाँ पे क्या था, x की टर्म थी तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म थी वो नीचे लिख दी। अब यहाँ पे क्या है आपके पास vx की टर्म है, तो vx के अलावा जो भी टर्म है ये सब आप कहाँ लिख दो, इसके नीचे लिख दो। तो ये m स्क्वायर अपॉन में 2m kt लिख दिया, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2, क्योंकि n प्लस 1/2 होगा तो n कितना है यहाँ पे 0, तो 1/2 बचेगा। गामा क्या होता है, गामा 1/2 अंडर रूट पाई होता है, आप जानते हो, तो ये हो गया गामा, और ये 2m kt को ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में, क्योंकि 1/2 है, और m स्क्वायर से 1/2 कट के क्या आ जाएगा m। क्या मैं इस m को अंडर रूट m लिख सकता हूँ, एक m से m कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 पाई kt अपॉन में अंडर रूट m बचेगा, यानी अपना जो टोटल इंटीग्रेशन रहेगा वो एक टर्म का कौन सा रहेगा 2 पाई kt अपॉन में m और पूरे का अंडर रूट, यानी ये किसका है, केवल इसका इंटीग्रेशन आया है। ऐसे ही सेम इसका आएगा तो इसका भी सेम वो का वही आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ vy हो जाएगा, यहाँ vy हो जाएगा, तो यहाँ पे तो कोई vx vy g टर्म ही नहीं आ रही, इसका मतलब वो भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। इसका भी रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, सेम टू सेम आएगा। अब ये वाला कोऑर्डिनेट देखो, ये क्या है, e की पावर माइनस एम जी जेड अपॉन में के टी। अब आप कहोगे कि सर इसकी लिमिट तो माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट ली है, बल्कि इसकी लिमिट आपने 0 से इन्फानाइट ली है। क्यों, क्योंकि ये कहाँ से लिए, ये मैंने लिए जो जेड अक्ष को माना है वो कहाँ से माना, पृथ्वी के तल से माना है, तो पृथ्वी के तल से माना, इसलिए मैंने इसकी लिमिट क्या ली है 0 से इन्फानाइट ली है, ना कि माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 से इन्फानाइट। इसका दिया सिंपल फॉर्म से इंटीग्रेशन करते हो तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन वो का वो रहता है, जो साथ में टर्म होती है वो कहाँ आ जाती है नीचे, यानी e की पावर माइनस एम जी जेड अपॉन में के टी ऐसे का ऐसे, और एम जी अपॉन में के टी माइनस का कहाँ आ गया नीचे। ये जब ऊपर आएगा तो क्या बचेगा माइनस का के टी अपॉन में एम जी। जब इसमें लिमिट लगाओगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या लगाओगे आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e की पावर माइनस इन्फानाइट रहेगा और e की पावर माइनस 0। e की पावर 0 क्या होता है 1, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, e की पावर माइनस इन्फानाइट तो नेगलेक्ट हो जाएगा, तो e की पावर 0 1 होता है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये क्या रहेगा के टी अपॉन में एम जी। अब देखो इसमें जो जेड निकला वो कैसे निकला, यहाँ पे जेड क्या था a/h, तो मैंने a/h लिख दिया। अब फिर इसका जो सॉल्यूशन आ रहा था 3 इंटीग्रेशन का वो क्या आ रहा था 2 पाई kt अपॉन में m का 1/2 एक टर्म का आ रहा था। यहाँ पे टोटल 3 टर्म है तो क्या हो जाएगा तीनों टर्म का 3/2 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2, और जो kt अपॉन एम जी था वो मैंने लिख दिया kt अपॉन एम जी। तो इस तरीके से आपका क्या निकल गया, ये सम वितरण फलन निकला है। क्या निकला है, सम वितरण फलन। तो शायद मेरे अकॉर्डिंग ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा, कुछ करना नहीं था ज़्यादा,
कुछ नहीं। इसमें नॉर्मल एक चीज़ तो ध्यान रखनी थी कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड मानते हैं वो नेगलेक्ट नहीं करना है। वो नेगलेक्ट नहीं करना है तो आपको ये वाला सॉल्यूशन आपको आराम से आ जाएगा। कुछ भी याद रखने का नहीं है, इसमें सिंपल सा मेथड है और एक बीटा गामा फॉर्मूला है, वो जरूर आपको याद रखना पड़ेगा कि बीटा गामा इंटीग्रेशन किस तरह से सॉल्व होते हैं। वैसे आप सॉल्व दूसरे तरीके से कर सकते हो, पर दूसरा और तरीका और लेंथी हो जाता है, इसलिए अपन इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन में बीटा गामा फॉर्मूला यूज लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लिखिए वायुदाब समीकरण, उसके डेफिनेशन वगैरह लिख लीजिए, फिर इस डेरिवेशन को लिखना आप। तो लिखिए सबसे पहले वायुदाब समीकरण। वायुदाब समीकरण इसमें लिखिए कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऊंचाई के साथ दाब में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या। पृथ्वी के वायुमंडल में ऊंचाई के साथ दाब में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या वायुदाब समीकरण द्वारा की जाती है। वायुदाब समीकरण द्वारा की जाती है। वायुदाब समीकरण द्वारा की जाती है। वायुदाब समीकरण नियत ताप पर दाब को ऊंचाई के फलन के रूप में व्यक्त करता है। वायुदाब समीकरण नियत ताप पर दाब को ऊंचाई के फलन के रूप में व्यक्त करता है। वायुदाब समीकरण नियत ताप पर दाब को ऊंचाई के फलन के रूप में व्यक्त करता है। चूंकि पृथ्वी के वायुमंडल में ऊंचाई के साथ साथ ताप में भी कमी होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऊंचाई के साथ साथ ताप में भी कमी होती है, परंतु समताप मंडल में ताप लगभग नियत रहता है। परंतु समताप मंडल में ताप लगभग नियत रहता है। परंतु समताप मंडल में ताप लगभग नियत रहता है। तो ये तो मैंने क्या लिखा है वायुदाब समीकरण के बारे में। अब जो अपन को डेरिवेशन करना है उसके बारे में लिखिए एक परमाणु का आदर्श गैस के अणु स्थानांतरित गति करते हैं। एक परमाणु का आदर्श गैस के अणु स्थानांतरित गति करते हैं। एक परमाणु का आदर्श गैस के अणु स्थानांतरित गति करते हैं। इसलिए एक परमाणु का आदर्श गैस में संवितरण फलन में स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य माना था। इसलिए एक परमाणु का आदर्श गैस में संवितरण फलन में स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य माना था, अर्थात गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य था। लेकिन वायुदाब समीकरण के लिए गुरुत्वीय प्रभाव को प्रेक्षित करते हैं। जिसके कारण कण की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। जिसके कारण कण की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। समीकरण नंबर 1 तक लिखिए। जो समीकरण 1 तक लिखी हुई है आप यहां तक लिखिए। फिर लिखिए वायुदाब समीकरण की गणना करने के लिए
एक कला समष्टि की कल्पना करते हैं। वायुदाब समीकरण की गणना करने के लिए एक कला समष्टि की कल्पना करते हैं। वायुदाब समीकरण की गणना करने के लिए एक कला समष्टि की कल्पना करते हैं। कला समष्टि की कल्पना करते हैं और कला समष्टि का आयतन और कला समष्टि का आयतन स्थिति और वेग के रूप में होता है। और कला समष्टि का आयतन स्थिति और वेग के रूप में होता है। नई लाइन से लिखना, इसके आगे ये h वाली लाइन लिख दो। ये जो h लिखा हुआ dx dy dz dvx dvy dz, ये लाइन लिख दो इसके नीचे। फिर लिखो, अब हम पृथ्वी पर एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। अब हम पृथ्वी पर एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। अब हम पृथ्वी पर एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। सामान्य निर्देश तंत्र का z अक्ष पृथ्वी के तल के लंबवत है। सामान्य निर्देश तंत्र का z अक्ष पृथ्वी के तल के लंबवत है। इस अक्ष के अनुदिश एक गैस का सिलेंडर उपस्थित है। इस अक्ष के अनुदिश एक गैस का सिलेंडर उपस्थित है। माना इस गैस के सिलेंडर का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल निम्न होगा। अब आप देखो, पहले तो ये लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये वाला डायग्राम भी बना देना साथ में यहाँ तक। फिर आप गणितीय विश्लेषण लिखना और गणितीय विश्लेषण में आपको यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक। तो ये एक साइड वाला कंप्लीट लिखिए, पहले ये लिखिए, ये डायग्राम बनाइए। क्या माना है मैंने कि जो ये तो क्या हो गया, इसका एरिया हो गया, यानी dx और dy होता है तो वो क्या होता है, उसका एरिया। ठीक है, तो ये उसका क्षेत्रफल हो गया किसमें, xy तल में। तो ये क्या हो गया, xy तल में, क्योंकि ये z अक्ष के, इसको एक बार नहीं बनाओ तो कोई बात नहीं। ये क्या है, z अक्ष के अनुदिश है, मतलब ये किस तल में होगा, xy के तल में होगा। तो अपन मान लेते हैं कि ये क्या होगा, xy के तल में। इसका एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, a होगा। यहाँ से यहाँ तक लिखिए एक बार, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट। फिर लिखिए, लिख दिया। फिर लिखो, माना यदि वायु स्तंभ z अक्ष के अनुदिश है। माना यदि वायु स्तंभ z अक्ष के अनुदिश है, इसलिए वायु अक्ष की ऊंचाई को, माना यदि वायु स्तंभ z अक्ष के अनुदिश है, इसलिए वायु अक्ष की ऊंचाई को z अक्ष से परिभाषित करते हैं। z अक्ष से परिभाषित करते हैं। z अक्ष से परिभाषित करते हैं। अब आप कंप्लीट यहाँ से लिख लो, और यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने क्या किया है, h से गुणा भाग भी किया है। क्या किया है, चाहे तो एक स्टेप में गुणा भाग मत करना, दूसरी स्टेप में लिख देना गुणा भाग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, h से मल्टीप्लाई डिवाइड भी किया है। तो अब आप इसको लिख दीजिए, कंप्लीट लिख दो इसको।
लिखने की थोड़ी स्पीड रखिएगा। लिख दिया। एग्जाम की दृष्टि से मैं पहले बोल रहा हूँ, ये वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना आप। और कुछ भी याद रखने का नहीं है। ये वाला डेरिवेशन, एक जो मोनोएटॉमिक आइडियल गैस का इसके पहले निकाला था वो वाला डेरिवेशन लगभग ऑलमोस्ट सेम है, एक केवल जी का डिफरेंस आ रहा है बस। और वैसे ही आपको समझ में आ गया तो आप ट्राई करो कि एक बार बिना देख के लिखो। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो वापस वीडियो को स्टार्ट करके देखो कि क्या प्रॉब्लम की मैंने, ठीक है। इस तरीके से आपका डायरेक्शन भी जल्दी से तैयार हो जाएगा। हटा दो इसको। अब देखो अपन को क्या करना है। जैसे पहले वाले डेरिवेशन में किया था, क्या किया था कि मैंने प्रायिकता वितरण का आपको एक फॉर्मूला बताया था कि P इज इक्वल टू क्या होता है। तो यदि आपको यहाँ पे याद होगा, पिछली बार भी मैंने बताया था, जहाँ पे वेलोसिटी की टर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, वही सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए, आप लिख लो इसमें कि माना कि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या कैपिटल N है। माना कि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या कैपिटल N है। माना कि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या कैपिटल N है तथा मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार I V कोष्टिका में उपस्थित अणुओं की संख्या, ये लिखना D6Ni है। D6Ni है। 6 क्यों? 6 कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है इसलिए। IV कोष्टिका में उपस्थित अणुओं की संख्या D6Ni है। और यह अवस्था कला समष्टि में उपस्थित है। और यह अवस्था यह फलन कला समष्टि में उपस्थित है। अतः प्रायिकता वितरण की परिभाषा से तो प्रायिकता वितरण आपको ध्यान होगा, मैंने फॉर्मूला बताया था, मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, एक तो सम वितरण फलन का, एक बताया था प्रायिकता वितरण फलन का। तो प्रायिकता वितरण का फॉर्मूला क्या था? e की पावर माइनस बीटा EI अपॉन में क्या था? Z था। इसको मैं नंबर दे देता हूँ, वहाँ 5 आ गया, 4 आ गया, तो इसको दे देता हूँ 5। फिर मैं क्या लिखता हूँ? अल्पांश में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या। तो कुल अणुओं की संख्या मैंने कितनी मानी है? D6Ni। कितनी मानी है? D6Ni। तो वो कितना हो जाएगा आपके पास? D6Ni, ठीक है। अब ये देखो कुल संख्या कितनी होगी? कुल संख्या होगी आपके पास, टोटल संख्या कितनी मानी है अपन ने कि IV कोष्टिका में जो संख्या मानी है वो कितनी मानी है अपन ने? N मानी है। तो वो तो कितना हो जाएगा? N। और प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? P। तो क्या मैं N तो ऐसे का ऐसे लिख सकता हूँ, P क्या आ जाएगा आपके पास? सॉरी, ये Z याद ही आएगा, यहाँ आएगा, गलती से यहाँ लिख दिया। ये क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, वो क्या होता है? e की पावर माइनस बीटा EI अपॉन में Z। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? e की पावर माइनस बीटा EI अपॉन में Z। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? D6Ni तक यहाँ तो देखो, बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। कुछ नहीं किया मैंने, जैसे पहले किया था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, वही चीज़ यहाँ पे की है।
अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, अब आप ये कर सकते हो, जेड का मान यहाँ पे है, निकाला है अपन ने, यानी समिकरण फलन अब जानते हैं समीकरण 4 से, अतः समीकरण फलन समीकरण 4 से रखेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास, देखो तो ये आ जाएगा आपके पास d6ni इज इक्वल टू एन ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन में जेड क्या हो जाएगा आपके पास ए बाय एच, ये क्या है आपके पास 2 पाई के टी अपॉन में क्या है m, और इसकी पावर कितनी है 3/2, और ये क्या था आपके पास के टी अपॉन में एम जी। अब जो जो ऊपर आ रहा है वो तो ऊपर ले लो, बाकी सब नीचे रखो। देखो d6ni इसका मीनिंग क्या होगा n, और ये एच एम जी में ऊपर ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा एच एम जी, ठीक है। अपॉन में क्या रहेगा, ए तो ऐसे का ऐसे रख लो, के टी ऐसे का ऐसे रख लो, और जो ये वाला था 2 पाई के टी अपॉन में एम, क्या मैं इसको ऊपर ला के -3/2 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 7। देखो यहाँ तक कुछ नहीं किया, d6ni निकाला है, ये वाला आपको ध्यान था कि ये इसकी प्रायिकता वितरण होता है, यानी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रायिकता वितरण की परिभाषा से, ठीक है। प्रायिकता वितरण की परिभाषा से ये फॉर्मूला होता है, तुम जेड आप जानते थे, मैंने क्या लिखा अल्पांश उपस्थित में कुल अणुओं की संख्या, यानी d6ni के लिए कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अब बताओ नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट अपन ने क्या किया था बताओ, एक टर्म अपन यहाँ पे खा गए, क्या ये ई की पावर माइनस बीटा ई भी तो था साथ में, जो ई की पावर क्या था माइनस बीटा ई आई, तो ये भी था, तो ये भी साथ रखना, इसको हटाना नहीं है यहाँ से। जब ये वाली टर्म हटाओगे तो अपना मीनिंगलेस हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। हो गया इतना, चले आगे। अब देखो अपन यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको भी मैं कला समष्टि में मानता हूँ, तो कला समष्टि में यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये क्या व्यक्त कर रहा है आपके पास d6ni, एक तरह से अपना क्या कोऑर्डिनेट ही तो व्यक्त कर रहा है, कोऑर्डिनेट यानी 6 कोऑर्डिनेट को व्यक्त कर रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ d6ni nhmg अपॉन में a के टी, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई के टी अपॉन में m, इसकी पावर कितनी -3/2, और e की पावर माइनस बीटा ई आई, और यहाँ पे वही dx dy dz dpx या dv, क्या करूँ बताओ, dvy करना हो तो dvx dvy और dvz, कोई भी कर सकते हो, ये कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ, इसका त्रिसमाकलन करूँ, किसके रेस्पेक्ट में बताओ, किसके रेस्पेक्ट में त्रिसमाकलन करो, स्थिति के या संवेग के, यानी मैं यहाँ पे त्रिसमाकलन करता हूँ किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में करता हूँ, वेग के रेस्पेक्ट में। तो वेग के साथ, तो सबसे पहले एक काम करो, आप जो ई आई वाली टर्म थी इसको भी आप पहले लिख दो, यानी ये क्या था d6ni इज इक्वल टू, एक्सप्लेन करके लिख दो पहले, nhmg अपॉन में क्या था a के टी, और ये क्या था आपका 2 पाई के टी, इसको हटा मत देना, एक बार काट मत देना, ऐसे का ऐसे रखना, क्योंकि आगे सेम टर्म आने वाली है। ई की पावर माइनस जो बीटा आई है उसको क्या करूँ मैं, ऐसे लिख दूँ पी आई स्क्वायर अपॉन में 2m के टी, और ये क्या लिख दूँ प्लस का क्या हो जाएगा mgh या mgz अपॉन में के टी, ये हो जाएगा। ई की पावर जो माइनस बीटा ई आई की मैंने क्या करी वही वैल्यू रख दी, और ये कोऑर्डिनेट ऐसे का ऐसे dx dy dz dvx dvy और dvz। अब बताओ क्या करूं मैं, यहाँ पे मैं इसको अलग अलग भी रख सकता हूँ, और अलग अलग नहीं करूँ तो ऐसे भी कर सकते हो आप d6ni, या फिर यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लूँ कि वेग के सापेक्ष त्रिसमाकलन करने पर क्या करूँ, वेग के सापेक्ष त्रिसमाकलन करने पर, तो ये क्या आएगा बताओ, वेग के सापेक्ष जब त्रिसमाकलन करेंगे तो d6ni ये आ जाएगा आपके पास, देखो nhmg अपॉन में क्या आ जाएगा a के टी। अब अपन क्या कर रहे हैं, वेग के सापेक्ष त्रिसमाकलन कर रहे हैं, ध्यान रखना 2 पाई के टी अपॉन में m की पावर -3/2, और ये जो d6 है ये किस में बदल जाएगा 3 में, क्योंकि 3 के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये वाली टर्म आपके पास क्या आ जाएगी बताओ, जो आपके पास ये टर्म थी, यानी मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो e की पावर -mgz अपॉन में क्या था के टी,
तो dx dy और dz तो ऐसे का ऐसे रख दिया। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं? वेग के सापेक्ष, यानी इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 3 टर्म आएगी, इसके साथ ये तीनों इंटीग्रेशन आएंगे, तो e की पावर माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2m के टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा dvx। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस पी वाई स्क्वायर अपॉन में 2m के टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा dvy, और यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर माइनस पी जेड स्क्वायर अपॉन में 2m के टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dvz। सही लिखा है क्या? अब यहाँ पे जानते हो पी एक्स स्क्वायर को आप किस में कन्वर्ट करोगे? वेलोसिटी वाली टर्म में, तो ये भी क्या हो जाएगा a के टी, ये तो ऐसे का ऐसे रख दिया 2 पाई के टी अपॉन में m माइनस का 3/2, और e की पावर क्या हो जाएगा माइनस एम जी जेड अपॉन में के टी डी एक्स डी वाई और डी जेड, तो ऐसे का ऐसे। जब इसका मैं करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी एक्स की पावर 0 e की पावर m स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2m के टी डी वी एक्स, इसको लिख सकता हूँ मैं वी वाई 0 e की पावर माइनस m स्क्वायर वी वाई स्क्वायर और 2m के टी डी वी वाई, और ये आ जाएगा वी जेड स्क्वायर यानी e की पावर माइनस m स्क्वायर वी जेड स्क्वायर 2m के टी, और ये क्या आ जाएगा डी वी जेड। अब आप इंटीग्रेशन जानते हो, एक का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, देखो वी एक्स 0 e की पावर माइनस m स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2m के टी, वही बीटा का मैं इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, क्या हो जाएगी माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन करोगे तो 0 + 1/2 यानी गामा 1/2, जो क्या देगा आपको रूट पाई अपॉन में अल्फा आता है, तो ये अल्फा क्या हो जाएगा कंप्लीट ये वाली टर्म हो जाएगी, यानी m स्क्वायर अपॉन में 2m के टी की पावर कितनी 1/2, तो ये क्या बचेगा आपके पास, ये आ जाएगा 2m के टी, तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट में, और अपॉन में क्या आ जाएगा m, इसको जब कट करेंगे तो ये क्या आएगा m से m यानी 2 पाई के टी अपॉन में m रहेगा। एक का इंटीग्रेशन ये होगा, 3 टर्म आ रही है, तो 3 टर्म आ रही है, तो देखो ये क्या आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास एन एच एम जी अपॉन में ए के टी ऐसे का ऐसे, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई के टी अपॉन में m की पावर माइनस 3/2, और ये हो जाएगा आपके पास e की पावर माइनस एम जी जेड अपॉन में के टी, और डी एक्स डी वाई और डी जेड, और इन तीनों की जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, इन तीनों की टर्म आएगी 2 पाई के टी अपॉन में m की पावर कितनी 3/2, 3 टर्म है तो तीनों ऐड हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। देखो ये वाली टर्म सेम है -3/2 + 3/2, इसका मतलब यहाँ से ये टर्म हटेगी और यहाँ से ये टर्म हटेगी, बिल्कुल हटा सकते हो। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास देखो अब बचेगा, जो बचेगा वो लिखना है, तो आपके पास बचा क्या D3Ni इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, इज इक्वल टू NHMG अपॉन में A के टी, और ये क्या बचा आपके पास e की पावर माइनस mg जेड अपॉन में के टी और dx dy और dz। तो एक बार इसको लिखिए, फिर मैं आगे बताता हूँ, थोड़ा लिखने जल्दी फास्ट। कुछ नहीं किया, जैसे वेलोसिटी में निकाला था सेम ये वाला फॉर्मूला याद था, टोटल अणुओं की संख्या लिखी 6d में यानी फेज स्पेस में, तो d6Ni, इसमें कुल अणुओं की संख्या कितनी होगी, टोटल अणुओं की संख्या अपन ने कितनी मानी Ni, तो इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाली टर्म आएगी। पीछे वाली क्लास थी उसमें भी यही किया था। ये क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू रखी, ये टर्म ऐसे की ऐसे रखी, अब इसमें वैल्यू रख दी ई बीटा की और ई आई की, तो ये टर्म आ गई। फिर मैंने क्या किया, वेग के सापेक्ष त्रि समाकलन किया, तो वेग के लिए ये समाकलन हो गया, तो उसकी वैल्यू आके ये वाला रिजल्ट आ गया। लिखो इसको जल्दी। एक मैंने मिस्टेक की है, क्या, ये जो h था, देखो यहाँ पे जो h चल रहा था यहाँ तक तो ठीक था, पर यहाँ पे मैंने h की क्या की वैल्यू रख दी dx dy dz dvx dvy dz, तो ये वाला h नहीं आएगा, आप यहाँ से ये h हटा देना सब जगह से, क्योंकि h की तो अपन ने वैल्यू रख दी नहीं है फेज स्पेस वाली। देखो छोटी सी मिस्टेक भारी पड़ जाती है, तो ये जो h था वो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अपन ने h की जगह क्या रखा, ये आयतन रख दिया इसका dx dy dz dvx dvy और dvz। अब इसको तो मैं चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, d3Ni dx dy और dz nmg अपॉन में a के टी और e की पावर माइनस mg जेड अपॉन में के टी।
इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो डी क्यूब एन आई अपॉन में डी एक्स डी वाई और डी जेड, इसको क्या मैं एन अपॉन में भी लिख सकता हूँ क्या, डी थ्री एन आई क्या एक तरह से, डी थ्री एन आई क्या है आपके पास एक तरह से टोटल अणुओं की संख्या एन ही होगी, और जो डी एक्स डी वी वाई डी वी जेड क्या है आपके पास एन बाई वी है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जब इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एन बाई वी इज इक्वल टू एन एम जी अपॉन में ए के टी और ई की पावर माइनस एम जी जेड अपॉन में के टी। कितना नंबर दे, नंबर हो गया 7। तो देखो जब आपको पास समिश्रण फलन निकालना आएगा, प्रोबेबिलिटी की निकलने आएगी, तो ही आप ये डेरिवेशन आगे बढ़ा सकते हो, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ा सकते। थोड़ा लेंथी जरूर लगेगा, पर है लेंथी है, पर है कुछ नहीं इसमें याद रखने का। लिख दिया क्या, लिख दिया होगा। चलते आगे। अब अपन को क्या निकालना है, वायुदाब समीकरण अभी अपना निकला नहीं है, अभी तो जो अपन ने पिछले डेरिवेशन में किया था वही निकला है। वायुदाब समीकरण तो क्या होगा, अब निकलेगा। वो कैसे निकलेगा देखो यहाँ पे। यदि मैं बात करता हूँ, आप जानते हो कि जो आदर्श गैस समीकरण होती है वो क्या होती है, वायुदाब समीकरण यानी क्या निकालना है अपन को, P निकालना है। तो आदर्श गैस समीकरण क्या होती है आपके पास, पी वी इज इक्वल टू एन के टी होती है। यदि मैं इसको इधर भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एन बाई वी और के टी। एन बाई वी की वैल्यू है देखो समीकरण 7 से, तो समीकरण 7 से वो वैल्यू रुकेंगे तो ये क्या आएगा, समीकरण 7 से P इज इक्वल टू एन बाई वी का मान कितना है आपके पास, एन एम जी अपॉन में के टी ए के टी और ई की पावर माइनस एम जी जेड अपॉन में के टी, यही वैल्यू है आपके पास। और ये क्या आ जाएगा, के टी से के टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एन एम जी अपॉन में ए ई की पावर माइनस एम जी जेड अपॉन में के टी, यही आएगा। मतलब ये आपका क्या आ गया, मेन इक्वेशन आ गया। समीकरण नंबर कौन सा दे दो इसे, 8। अब यदि मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक मैं कंडीशन मान लेता हूँ, केस क्या मान लूँ कि यदि z इज इक्वल टू 0 यानी पृथ्वी के केंद्र पर यदि z इज इक्वल टू 0 हो तो P इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, P0। यानी मैं मान लेता हूँ कि पृथ्वी के जो सेंटर पॉइंट है, जो अपन ने h ऊंचाई माना था वो हटा के 0 कर दे। यानी जो पृथ्वी का ये वाला पृथ्वी थी, यहाँ से अपन ने क्या होना था, z, इसको हटा के आप यहाँ ले आओ। पहले यहाँ पर देख रहे थे, अब इसको यहाँ पे ले आओ। तो क्या करेंगे अपन, z इज इक्वल टू 0 हो तो P इज इक्वल टू P0 होगा। तो उसके लिए ये जब मैं कंडीशन लगाता हूँ तो देखो क्या चेंजेज आता है। तो P इज इक्वल टू तो क्या होगा, P0 एन एम जी अपॉन में ए ऐसे का ऐसे और ई की पावर माइनस एम जी जेड की जगह 0 हो जाएगा अपॉन में के टी। ये क्या रहेगा, ई की पावर 0 क्या 1, तो आपके पास P0 इज इक्वल टू क्या रहा, एन एम जी अपॉन में ए रहेगा। और जब ये वाली वैल्यू मैं समीकरण 8 में रखता हूँ, ये वाली वैल्यू मैं कहाँ रखता हूँ, समीकरण 8 से, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, P तो ऐसे का ऐसे एन एम जी अपॉन में ए किसके इक्वल आ गया, P0 के, तो ये आ गया P0 और ई की पावर माइनस एम जी जेड अपॉन में के टी। तो यही आपका क्या कहलाता है, वायुदाब समीकरण कहलाता है। यही क्या कहलाता है आपका, वायुदाब समीकरण कहलाता है। तो ये क्या है आपका जो समीकरण 9 आया, ये क्या है आपका वायुदाब समीकरण कहलाता है। ठीक है, लिखो इसको भी जल्दी। तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना, इसमें जो सम वितरण फलन निकालना है
फर्स्ट स्टेप में तो आपको क्या निकालना है, समवितरण फलन निकालना है। सेकंड स्टेप में क्या निकालना है, ये आयतन निकालना है, यानी आदर्श गैस यानी जो ये वेग के सापेक्ष त्रिसमाकलन करने वाला प्रोसेस करना है, और d3ni अपॉन में n/v निकालना है। फिर आपको आदर्श गैस समीकरण निकालनी है और यहाँ से आप p निकाल सकते हो, n/v का मान आ जाएगा आपके पास। टोटल मिला के यदि आपको याद होता तो इसमें जो जरूरत थी वो किसकी थी, n/v की। n/v निकालने के लिए ये सब प्रोसेस किया, और ये निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए था अपन को समवितरण फलन। तो सबसे पहले अपन ने समवितरण फलन यानी पार्टीशन फंक्शन निकाला। लिख दिया। यदि मैं एक टर्म और लेता हूं कि यहाँ पे यदि पूछता कि दो बिंदुओं के लिए वायुदाब समीकरण निकालो तो कैसे निकालते? क्या पूछता कि दो बिंदुओं के लिए वायुदाब समीकरण निकालो, तो बताओ आप कैसे निकालते? यदि पूछता कि दो बिंदुओं के लिए वायुदाब समीकरण, क्या पूछता? दो बिंदुओं के लिए, एक बार ये के एग्जाम में आया था इसलिए बता रहा हूं। दो बिंदुओं के लिए वायुदाब समीकरण यानी बायोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो यदि 2 पॉइंट लेते हैं, यदि मैं फर्स्ट ले लूं प्रथम बिंदु क्या ले लूं, z इज इक्वल टू क्या ले लूं, z1 ले लूं, तथा p इज इक्वल टू क्या ले लूं, p1 ले लूं, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? देखो p0 क्या आएगा, फर्स्ट p के लिए क्या आ जाएगा, p1 इज इक्वल टू p0 ऐसे का ऐसे e की पावर माइनस mg z1 अपॉन में क्या आ जाएगा, kt आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास यदि दूसरा बिंदु लो, दूसरा बिंदु क्या होगा आपके पास, z इज इक्वल टू z2 तथा p इज इक्वल टू क्या होगा, p2। तो p2 इज इक्वल टू क्या होगा, p0 e की पावर माइनस mg z2 अपॉन में kt आ जाएगा। ये क्या करूँ मैं, p1 अपॉन p2 यानी दोनों का अनुपात निकालूँ तो देखो क्या आएगा, p0 e की पावर माइनस mg z1 अपॉन में kt और p0 e की पावर माइनस mg z अपॉन में kt। p0 से p0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास e की पावर माइनस mg z1 अपॉन में kt। इसको यदि मैं ऊपर ले आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, mg, ये देखो z2 है तो ये क्या हो जाएगा, z2 अपॉन में kt। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, e की पावर माइनस mg अपॉन में kt, ठीक है। ये माइनस हटा दो एक बार, mg अपॉन में kt, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ z2 माइनस का z1। क्या ये सही है क्या, p1 अपॉन में p2 का अनुपात। तो ये क्या आ जाएगा, दो बिंदुओं के लिए यदि वो वायुदाब समीकरण पूछता है तो इसमें दो बिंदुओं के लिए क्या आ जाएगा, दो बिंदुओं का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया आपके पास वायुदाब समीकरण। यहाँ पे एक लाइन भी लिख सकते थे, यहाँ पे लिख लेना कि समीकरण 9 वायुदाब समीकरण के बीजीय व्यंजक को व्यक्त करता है। क्या, समीकरण 9 वायुदाब समीकरण के बीजीय व्यंजक को व्यक्त करता है। समीकरण 9 वायुदाब समीकरण के बीजीय व्यंजक को व्यक्त करता है। और जो 10 है, समीकरण 10 दो बिंदुओं के लिए, और समीकरण 10 दो बिंदुओं के लिए वायुदाब समीकरण को व्यक्त करता है, और समीकरण 10 दो बिंदुओं के लिए वायुदाब समीकरण को व्यक्त करता है, ठीक है। लिख दिया होगा आपने। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, आप इसको तैयार जरूर कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज हम के लिए स्टॉप करते हैं अपनी क्लास, और नेक्स्ट क्लास में अपना एक डेरिवेशन और बचा है, उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।